Good morning students, myself Mukund Bharadwaj from Divine Public School। मेरे लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 जिसका नाम द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है क्लास 7 के लिए वो फिनिश किया। क्योंकि अभी पूरा हफ्ता हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं चाहता था कि एक दफा हम लोग जो कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लें कि हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी भी वजह से मेरा कोई एक आध वीडियो मिस कर लिया हो तो आज के इस रिवीजन के माध्यम से आपको वो याद भी आ जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक मिस हो गया, क्योंकि इसमें इंडिविजुअली हर टॉपिक को मैंने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपके साथ शेयर किया हुआ है, समझाया हुआ है। द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में हमने पढ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे यहाँ पे एक फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है। मेरे फर्स्ट वीडियो में जो मैंने शुरू किया था इस चैप्टर का ये मेरा 23rd को रिलीज हुआ है, टुडे इज 26, ओके 23rd को रिलीज हुआ था ये। और वहां हमने देखा था द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करती है। और इसके साथ ही मैंने बोर्ड पे आपको डायग्राम बना के वहां समझाया था जिसमें हमने देखा था कि जो सरकार है हमारे यहाँ पे वो 3 अलग अलग स्टेप्स में काम करती है। कौन कौन से स्टेप्स होती हैं फेडरल स्ट्रक्चर के तौर पे? सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, अपने कुछ अधिकार हैं। सेकंड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट जिसके खुद के अपने कुछ अधिकार हैं और कुछ अपनी बाउंडेशंस हैं, सीमाएं हैं। एंड जो थर्ड ईयर आ जाता है, थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हो जाता है जिसे हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। साथ ही इस चैप्टर में यह बताने का प्रयास किया गया है कि केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिसको कहा जाता है, उनके क्षेत्राधिकार में वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे वो लॉ बना सकती है। तो उसे जो उनका क्षेत्राधिकार है वो बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मेंशन किया गया है, जिस लिस्ट को वो फॉलो करते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें अधिकार दिया है कि उन तमाम सब्जेक्ट्स पे वो लॉज बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। उस लिस्ट को यूनियन लिस्ट कहा जाता है जिसमें जो उनके सब्जेक्ट होते हैं मेनली वो क्या क्या होते हैं। तो मैं चाहूंगा, हालांकि रिवीजन है, एक ओवरऑल हम ओवरव्यू ले रहे हैं इस चैप्टर का, परंतु आप मेरे इंडिविजुअल वीडियो पे डे वाइज जो वीडियो मैं आपको रिलीज कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, उस पर जरूर जाइए। चलिए बहरहाल हम वापस शुरू करते हैं। तो यूनियन लिस्ट के जो टॉपिक्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिकली वो होते हैं डिफेंस। डिफेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? रक्षा मंत्रालय की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जो हमारा जो आज जो इंडिया है, कई तमाम अलग अलग दूसरे देशों से भी हमारी नेबरिंग कंट्री से हमारी बाउंड्रीज मिलती हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान हो गया, इधर इस तरफ चाइना हो गया, इधर नेपाल है, उधर भूटान है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे इतना है कि क्योंकि अलग अलग देशों से हमारी बाउंड्रीज मिलती हैं और सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है सॉरी। तो कई दफा जैसे आप इतनी उम्र है आपकी कि आप समझ पाते हो कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कभी बहुत अच्छे नहीं रहे, चाइना के साथ भी हमारा जमीन को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। तो इस संदर्भ में जो आर्म्ड फोर्सेज है या जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, उस पे जो कंट्रोल होता है, उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होता है, कोई लॉ बनाना होता है, कोई नया अमेंडमेंट करना होता है, तो ये तमाम जो अधिकार होते हैं वो केंद्र सरकार के पास होते हैं, न कि राज्य सरकारों के पास। इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स, विदेश मंत्रालय से संबंधित जुड़े हुए मुद्दे जो होते हैं, ठीक है, वो भी यूनियन लिस्ट के तहत ही आता है। इसके अलावा हम बात करेंगे सिटीजनशिप की। आर्म्ड फोर्सेस हमने देख ही लिया है। सिटीजनशिप के अलावा हम यहाँ बात करेंगे तो हम बात करेंगे एयरवेज की, ठीक है। स्टेट एयरवेज नहीं होता, इंडियन एयरवेज होता है, ठीक है। तो एयर रूट का जो उससे रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें भी लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है वो पार्लियामेंट होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंगली काम करती है। और इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे हमारा जो रेलवेज है, आप कभी भी देखेंगे तो इंडियन रेलवे लिखा हुआ होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि स्टेट लेवल पे कोई नाम दे दिया और राजस्थान रेलवे या मध्य प्रदेश रेलवे या गुजरात रेलवे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो रेलवेज भी भारत देश की संपत्ति है और साथ ही साथ उससे संबंधित जो भी निर्णय लेने का अधिकार होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। देन आफ्टर शिपिंग हो गया, करेंसी, इवन करेंसी और बैंकिंग सिस्टम, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के माध्यम से कुछ मुद्दों के ऊपर, कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाता है।
सेम प्रोसीजर स्टेट के साथ जो हमारा सेकंड बॉडी हो जाता है या सेकंड टियर कहते हैं जिसको हम लोग सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, इनके अपने कुछ मुद्दे होते हैं जिनमें बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात करेंगे तो इनके पास पुलिस होती है। अब आपने नोटिस किया होगा तो जैसे फिल्मों में भी आपने देखा होगा तो महाराष्ट्र पुलिस के आगे या इधर शोल्डर पर उनके एक टैग लगा हुआ होता है, वो शॉर्ट में लिखा होता है ना। तो महाराष्ट्र पुलिस या मध्य प्रदेश पुलिस या राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस, तो स्टेट वाइज जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने का जो सिस्टम बनाया हुआ होता है वो पुलिस के माध्यम से। आर्मी सेंट्रल के कंट्रोल में होता है और जो पुलिस होती है वो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए स्टेट के कंट्रोल में होती है। तो उनसे संबंधित जो भी निर्णय लेने हैं वो तमाम निर्णय स्टेट गवर्नमेंट लेती है। इसके अलावा स्टेट लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो पब्लिक हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू होता है। पब्लिक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म की बात करेंगे तो जमीन से संबंधित जितने भी तरह के दावे होते हैं या जमीन अधिग्रहण कानून से संबंधित कोई मसला होता है, जैसे सपोज कीजिए राज्य सरकार को डेवलपमेंट के लिए कहीं से सड़क निकालनी है, हाईवे निकालना है, अब वो हाईवे तो बनेगा जमीन पे ही, तो न जाने कितने जंगल भी उसमें आएंगे, तो कई लोगों के किसानों के खेत भी उसके अंदर आएंगे। तो अब वो क्या सेटलमेंट किया जाए कि एक आम भारत का नागरिक होने के नाते उस किसान को भी नुकसान ना हो और हमारी सड़क बने, क्योंकि सड़क बनाना भी आवश्यक है देश के डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है रोडवेज या ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम कह सकते हैं। तो जमीनों से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर कायम करने का या लॉ बनाने का जो अधिकार होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। इसके अलावा राज्य की जो आम जरूरतें होती है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के लिए इरिगेशन फैसिलिटी या वाटर सप्लाई, पीने के लिए भी स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है हमारे देश में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे गांव हैं जहां तक अभी भी स्वच्छ पानी की दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये भी काम, वाटर सप्लाई का भी काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसके अलावा स्टेट ट्रांसपोर्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, जो व्यापारिक गतिविधियां होती है स्टेट के अंदर, उस स्टेट से संबंधित जो भी व्यापार हो रहा है या उस क्षेत्र में जो भी व्यापार हो रहा है, खनन हो रहा है, उनसे संबंधित जो भी निर्णय लेंगे वो या लॉ बनाए जाएंगे, उसका अधिकार पूरी तरह से राज्य सरकारों के पास होता है। साथ ही हमने इस चैप्टर में एक और लिस्ट देखी थी, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं जिसको। कॉन्करेंट लिस्ट में बेसिकली वो मुद्दे आ जाते हैं जो जिनके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मतलब ये दोनों बॉडीज लॉ बना सकती हैं। हाउएवर अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट देखने को मिलता है तो उस डिस्प्यूट के केस में, क्योंकि केंद्र सरकार एक बड़ा जोन कवर करती है, इसका अहदा स्टेट के कंपैरिजन में बड़ा होता है, तो अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। हाउएवर कॉन्करेंट लिस्ट में जो मुद्दे आते हैं बेसिकली वो लेबर लॉ से रिलेटेड होते हैं, जो मजदूरी लॉ से संबंधित जो कानून बनाए जाते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन को मिनिमम वेजेस कितना मिलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें सब एजुकेशन को भी कवर किया जाता है। सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो होते हैं इससे उसके ऊपर जो लॉ बनाए जाते हैं वो होते हैं। इसके अलावा मैरिज एक्ट से संबंधित कुछ मसला हो या डाइवोर्स से संबंधित कुछ मसला हो, जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा पिछले दिनों कि 3 तलाक का एक मुद्दा था जो बड़े लंबे अरसे से जो हमारे देश के मुसलमान भाई बहन हैं उनको उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ की वजह बना हुआ था, जहाँ पे एक पर्सन किसी भी बात से नाराज होकर अगर 3 बार तलाक 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 कह देता था तो महिला को, जो मुस्लिम महिलाएं उन्हें तलाक मिल जाया करता था। और ये बहुत ही कहीं ना कहीं एक दुखद स्थिति थी जिसकी वजह से समाज में एक अजीब तरह का एक असंतोष देखने को मिलता था। और इस सिस्टम को कॉन्करेंट लिस्ट का सिस्टम हुआ करता था, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट हुआ करता था, तो इसको केंद्र सरकार ने पिछले ही दिनों खत्म कर दिया। अब जो भी तलाक का प्रोसीजर होगा वो बाय लॉ होगा, बाय जुडिशरी होगा। तो इस तरीके से शुरुआत हमने करी थी इस चैप्टर की अलग अलग यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के माध्यम से। एंड फर्दर इसके जो टॉपिक्स हमने देखे इस चैप्टर में, जहाँ पे हमने पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन देखा, जहाँ हमने ये समझा कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ इतना नहीं था, इस चैप्टर में समझाया जो गया है हमें कि आदमी स्वस्थ है, उसे किसी तरह का चोट नहीं लगा हुआ, इट मींस इट्स ओके नहीं। बात केवल स्वास्थ्य के तौर पर अगर मैं बात करूं, हेल्थ सर्विसेज के तौर पर अगर मैं बात करूं, सर इतना नहीं कि पर्सन को बुखार नहीं आ रखा या उसका एक्सीडेंट नहीं हो रखा, उसको शुद्ध पेयजल मिले, शुद्ध मतलब वातावरण मिले, हवा मिले, ठीक है। कहने का मतलब कि हमारा एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। हम जो सांस ले रहे हैं उसमें हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके,
ठीक है, सैनिटेशन हो गली मोहल्ले हमारे, मतलब स्वच्छता अभियान के मार्फत जो हमारे यहाँ पे काम हो रहे हैं कि गंदगी को ज्यादा से ज्यादा हम दूर रख सके लोगों को। अच्छा, आप ये भी मानते ही हैं कि बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ पे जो बीमारियों की वो तो गंदगी की वजह से ही है, ठीक है। उसी गंदगी में मच्छर पैदा होने लग जाते हैं, जमे हुए पानी में, गंदगी में मक्खियां आ जाती हैं, और वही फिर आमतौर पे जो ठेले थड़ी या बाजार में भी आपने देखा होगा कि जो लोकल स्वीट शॉप्स होती हैं उसके ऊपर वही मक्खियां बैठी हुई हैं, वही कहीं गंदगी में से उठ के आई होगी, वो जर्म्स अपने साथ लाई, उन्होंने पानी दूषित कर दिया, उन्होंने खाने का सामान दूषित कर दिया, और बहुत बड़ी तादाद में लोग, गरीब लोग हमारे देश में जो उसे खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। एक डायरिया जैसी छोटी सी बीमारी के ऊपर भी हमने इस चैप्टर में देखा कि हमारे देश में आज लाखों की तादाद में बच्चे, बड़े इवन, तो वो डायरिया जैसी मामूली बीमारी की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों की आंख में चश्मे लग गए हैं, अस्थमा होता जा रहा है आजकल, बहुत कम उम्र में 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में देखने को आता है कि लोगों को हार्ट अटैक आ गया, वरना ये किसी जमाने में बहुत बड़ी बीमारी होती थी। शायद ही ऐसा कोई घर बचा हो जहाँ पे एक आध कोई बीपी का या शुगर का पेशेंट ना रहता हो। तो कहीं ना कहीं एक बहुत जटिल समस्या हमारे देश में बनती चली जा रही थी, जिसमें हमने इसके उपचार भी देखे हमने कि किस तरीके से हमारी सरकारों ने वक्त के साथ डेवलपमेंट किया है हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाने में। टीकाकरण अभियान को हमने बहुत ही ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ लॉन्च किया। आज हमारा देश कहीं ना कहीं पोलियो मुक्त भारत कहलाता है, तो उसके पीछे भी वजह यही है कि हमने पूरे दिलो जान से, पूरी मेहनत से, हमारा जो नर्सिंग स्टाफ रहा उन्होंने मेहनत की, और उनकी मेहनत हमने इन दिनों भी देखी है, रिसेंटली जो अभी हम कोरोना काल में देख रहे हैं कि सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन ये बेचारे फिर भी अपनी जान को जोखिम में डाल के कोरोना से पीड़ित मरीजों की सेवा करने में लगे हैं, उनको ट्रीट करने में लगे हुए हैं। हावेवर इस दौरान कई हमने जगह पे सुना, देखा, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जाने गई, डॉक्टर्स भी इवन मारे गए, कईयों को कोरोना इन्फेक्ट हो गया और डॉक्टर्स भी चले गए बेचारे, ठीक है। पुलिसमैन अपनी ड्यूटी कर रहा है, सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो बीइंग अ ह्यूमन हमें भी अपनी ड्यूटी का ध्यान रखना होगा, हमें भी अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, ठीक है। और अपनी शिक्षा पे ज्यादा जोर देंगे, शिक्षा पे अच्छा सा ध्यान देंगे, तो आप भी अपना करियर अच्छा बना पाएंगे, एक अच्छे माहौल में एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, एक चैप्टर जो पढ़ाया आपको जाता है वो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स लिख लेने हैं, रट लेना है और एग्जाम में ठोक देना है उसको। ये एजुकेशन सिस्टम नहीं है हमारा, ये हम चाहते भी नहीं है ऐसा हो। दरअसल आपने उस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आपने उससे सीखा क्या और किस तरीके से उसको आपने अपने जीवन में उतारा। दिस इज द बेसिक व्यू पॉइंट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चैप्टर था हमने थोड़ा सा रिकॉल भी किया है आज हमने। बेसिकली इसमें 3 लिस्ट थी और हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर फोकस किया गया था, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमने पढ़े इसमें। तो मैं चाहूंगा एक बार अगर जरूरत पड़ती है तो आप रिवाइज भी कर लीजिए उसे, और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो के बाद में आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देना होगा, तो प्लीज अपने नोट्स वगैरह सब कंप्लीट कर लीजिएगा। वेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज एंड कीप स्टडी। थैंक यू।